हम सबको आपको सुनने का अवसर मिला, मोबाइल की स्क्रीन से आपको प्रत्यक्ष रूप से हम देख पाए। मुझे लगता है कि वीर सिंह की सारी बातों को मुझे एक ही पंक्ति में आप सब लोगों के सामने रखना चाहिए। आपकी सारी बातों का निचोड़ यही था कि आंधी क्या है तूफान मिले, आंधी आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम नई चेतना की तरह, हम अंधेरे में उजियारा, हम उस प्यार के झोंके हैं जो हर ले जग का दुख सारा। चलना है पथ पर सूर्य मिले तो क्या, पथ पर अंगारे जले तो क्या, जीवन में कहाँ विराम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। इस प्रकार की प्रेरणा वीर सिंह जी ने बहुत बेहतर तरीके से हम सबको दी, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा हम सबको दी। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। एक बार फिर आप सबकी कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच में श्री नरेंद्र सिंह जी भाटी, सर्वोदय एकेडमी के निदेशक हमारे बीच में उपस्थित है। मैं भवानी सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आपका साफा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन की रस्म अदा करावे। श्रीमान भवानी सिंह जी राजपुरोहित। स्वागत और सम्मान के अगली कड़ी में आपका माला पहनाकर सम्मान की रस्म अदा करने हेतु मेरा निवेदन रहेगा गणेश जी गुर्जर से, गणेश जी गुर्जर से कि आपका माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन की रस्म अदा करावे। स्वागत और अभिनंदन के बाद में कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाऊं, उससे पहले मुझे लगता है कि यदि सोहनलाल द्विवेदी जी की पंक्तियों को आपके सामने नहीं रखा जाए तो कोई भी मोटिवेशनल कार्यक्रम अधूरा महसूस होता है। आप सबको अपने जीवन में, मुझे आज भी याद है कि कक्षा 7 में जब मैं अध्ययन कर रहा था, करणीय सिंह जी भाटी हमें हिंदी पढ़ाने के लिए आए थे और उन्होंने दीवार की तरफ इस प्रकार से इशारा करते हुए वो पंक्तियां उच्चारित की थी। मैं हमेशा याद रखता हूँ कि नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, असफलता सफलता का संदेश लेकर आती है। मैं निजी विद्यालय में काम कर रहा था, मेरे हिंदी के शिक्षक थे राकेश पुरी जी, वो हमेशा किसी कार्यक्रम में कहते थे कि असफलता सफलता का संदेश लेकर आती है। आप में से भी जो असफल हुए, इस बात की गांठ बांध ले कि वो असफलता ये संकेत दे रही है आपको कि आपको अगली परीक्षा में सफल होना है। चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी मैं बीच का पहला खोजना चाहूंगा। अंतिम तरह मुझे बहुत पसंद है, मैं हर जगह उसको उच्चारित करता हूं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। वीर सिंह जी ने अपने जीवन के अनुभव के माध्यम से जो बातें हम लोगों के सामने रखी, मैंने 4-5 पॉइंटों में उस सबका सारांश आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं रात कल 9:30 बजे भवानी सिंह जी ने मुझे फोन किया कि सुरेंद्र जी कल एक कार्यक्रम है, आपको आना है। मैंने कहा सर 7-8 दिन से जुकाम से पीड़ित हूँ, फिर भी सर आपका आदेश है तो मुझे आना ही है। रात को 1-2 बजे तक मैं अध्ययन कर रहा था, उस समय मुझे लगा कि स्वास्थ्य ज्यादा ठीक नहीं। मैंने एक मैसेज टाइप कर दिया सर के मोबाइल बॉक्स में जाकर, फिर मैंने सोचा सर ने बुलाया है तो अचानक किसकी व्यवस्था करेंगे, मुझे जाना होगा। इस कार्यक्रम में आने के बाद मैं महसूस कर रहा हूँ कि शायद मैं इस अवसर को खो देता तो आप जैसी शख्सियत को सुनना, आप जैसी शख्सियत को प्रत्यक्ष महसूस करना। आपने अपनी बात की शुरुआत की कि विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति की असफलता का कारण कभी बन ही नहीं सकती है। 20 वर्ष पहले आप जोधपुर में क्यों आए थे, उसका कारण आर्थिक तंगी थी। तो आर्थिक परिस्थितियों का रोना जीवन में हम लोगों को कभी भी रोना ही नहीं चाहिए। मैं कक्षा 10th करके महाराष्ट्र गया, 11th करके महाराष्ट्र गया, 12th करके महाराष्ट्र गया, फर्स्ट ईयर करके महाराष्ट्र गया। आप लोग क्यों गए? मिठाई की दुकान पर काम करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर काम करने के लिए, कुछ पैसे कमा के आएंगे, अगला सत्र हम लोग ठीक से पढ़ पाएंगे। आर्थिक परिस्थितियों का रोना हमें कभी रोना नहीं चाहिए। वीर सिंह जी इसके जीते जागते उदाहरण है, ये आप लोगों ने महसूस किया होगा। सतत अध्ययन सफलता की पूंजी है और उसके लिए मैंने प्रारंभ में एक पंक्ति रखी थी कि उड़ान से रिश्ता रखता है पंछी। कुछ पक्षी से हम लोगों को सबक लेना चाहिए कि उड़ान से रिश्ता रखता है पंछी, आसमान से रिश्ता रखता है पंछी, मंजिल चाहे दूर कितनी भी क्यों ना हो,
थकान से कब रिश्ता रखता है पंछी, थकान से कब रिश्ता रखता है पंछी। उस पक्षी से हमें सबक लेते हुए जीवन में हमेशा आगे हम लोगों को बढ़ते रहना चाहिए। आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज सैकड़ों विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं, लाखों विद्यार्थी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सुन रहे हैं। सुनते लाखों है लेकिन मनन कितने करते हैं, उनको जीवन में उतारते कितने लोग हैं। आप में से कितने विद्यार्थी आज की इस सेमिनार की बात को अपने जहन में बैठाकर उसका पालन करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी एक बात आपने रखी कि नकारात्मक लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। नकारात्मक लोग वैसे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको जवाब देने के लिए मन ही मन ठानकर आप लोगों को प्रयास करना चाहिए, ताकि सफलता आप लोगों को अवश्य मिलेगी। और जिस दिन सफलता मिलेगी ना, उस दिन जीवन में जितने भी तकलीफ, जितनी भी आंधियां, जितने भी कष्ट, वो सबका एक ही क्षण में, एक ही पल में उन सभी समस्याएं आपको लगेगा कि जीवन में कुछ था ही नहीं। वो जो गर्मी के बाद में जो बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती है, धरती से जो खुशबू आती है, उसे आप लोग महसूस कर पाएंगे। इस प्रकार की बहुत बेहतर तरीके से आपसे बातें रखकर हम सबको लाभान्वित किया। इस कार्यक्रम का आयोजित करने के लिए भवानी सिंह जी का जितना आभार व्यक्त किया जाए उतना। द टेम्पल ऑफ हिस्ट्री एक ऐसा मंदिर है जहां इतिहास के विद्यार्थी भगवान हैं और पुजारी उसके भवानी सिंह जी है, जहां उस प्रकार से इतिहास का अध्ययन करवाया जाता है कि जिसकी खुशबू से पूरा राजस्थान नहीं, पूरा भारत उससे लाभान्वित हो रहा है। जहां तक मैं जानता हूं, इतिहास व्याख्याता के फर्स्ट ग्रेड का ऑफलाइन पढ़ाने वाला कोई एकमात्र व्यक्तित्व है। हो सकता है एक दो लोग और अपने स्तर पर प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन भवानी सिंह जी का ये एक ऐसा टेम्पल है जहां पर विद्यार्थी को सुकून महसूस होता है, जहां पर विद्यार्थी इतिहास के साथ जीता है और अपनी सफलता की इबादत करता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच में नगेंद्र सिंह जी भाटी उपस्थित है। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मंच पर पधारें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का स्वागत। सर ने अतिथि बताया, मुझे अतिथि ने आयोजक हुए हैं और सर का स्टूडेंट हूँ। सर के मार्गदर्शन में ही हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा और आज तक भी हिस्ट्री सब्जेक्ट का स्टूडेंट ही हूँ। 2015 से सर के साथ पढ़ाने का काम भी स्टार्ट कर दिया था। एक ही बैच के अंदर गुरु जाते थे पढ़ाने के लिए, तो नए नए टॉपर थे उस समय। हम लोग बड़े बड़े बच्चे आते थे, कैसे एक्सेप्ट करें, तो रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक सर की लिखाई हुई बातों को रटते रहते थे। फिर सुबह जाके क्लास में पढ़ाना है, फिर गुरु मार्गदर्शन देते, बेटा ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। तो लगभग 5-6 साल सर के साथ पढ़ा है। फिर संस्थानों का नाम तो गुरु भी लेना नहीं चाहते, मैं भी लेना नहीं चाहता, किसी का कई नाम ले, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को पता चल जाएगा ना। हम लोग बता भी देते हैं आपको इनडायरेक्ट वे में कि किसकी तरफ अंगुली किसी तरह से रहा। दुख होता था मेरे को कि हमको कह के ये भेजा जाता था कि आपको 50 घंटों के अंदर मॉडर्न इंडिया पूरा करना है। गुरु जाते थे एंसेंट को लेकर और मिडिवल को लेकर, और मैं जाता था मॉडर्न को लेकर। और मेरे को कह के भेजा जाता था कि भाई सुन, तेरे घंटे की सैलरी फिक्स है और तेरे को इतने घंटे से ज्यादा आधा घंटा तो लेना नहीं है। अब तो कुछ समय ये कि ऐसे भोले भोले मतलब बच्चे जिनको कुछ भी पता नहीं सब्जेक्ट के बारे में, 50 घंटों के अंदर हमें कहें कैसे, और खुद इतनी बातें मतलब पढ़ के जाते थे कि मैटर इतना सारा होता था। और उस कंडीशन में 50 घंटों में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना अपने आप में चैलेंज है। आप लोग हिस्ट्री के कितने स्टूडेंट हो, हाथ खड़े करो एक बार, तो इतिहास के हो। आप लोग मेरी बात को थोड़ा ज्यादा समझ पा रहे होंगे। उस कंडीशन के अंदर थोड़ा दिल पे चोट लगी कि क्यों नहीं कुछ ऐसा कर लिया जाए जिससे कि कम से कम खुल के पढ़ा तो सके, दिल की बात तो खुल के रख तो सके। तो फिर गुरु का आशीर्वाद लिया, गुरु को पूछा कि सर क्या करूं। सर ने कहा कि इतिहास के अंदर जिस किसी भी राजा ने बाप की पीढ़ी को आगे चलाया वो ज्यादा महान नहीं हुआ, जिसने अपने पिता के राज्य को छोड़कर किसी और जगह जाके अपना राज्य बसा लिया हो, वो जाके इतिहास में ज्यादा योग्य और ज्यादा महान हुआ है। सर की वही बातें अंग लग गई। और 2019 में आप लोग क्षेत्र का नाम सोच भी नहीं सकते, मैं भी उस क्षेत्र में पहली बार गया था, वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर।
और नाम भी अभी तक ये सुना था कि आदिवासियों का क्षेत्र है और आदिवासियों के क्षेत्र के अंदर वहां लोग तीर और कमान लेके घूमते रहते हैं, लेकिन वहां जाके देखने को मिला तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और 19 जुलाई 2019 से वहां पे खुद का सेंटर खोला सर्वोदय के नाम से। और आज की डेट में हम लोग वहां पे 2500 से ज्यादा बच्चे आज की डेट में ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। 2500 से ज्यादा स्टूडेंट आज की डेट में, मेरे हिसाब से आपकी तालियों के लिए काफी है ये लाइन। गुरु का साथ साथ में मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा। गुरु को मैंने 2 बार वहां पे बुलाया, सर ने कभी मना नहीं किया। फिलोसफी पढ़ाने के लिए सर वहां पे अपना अमूल्य समय, यूनिवर्सिटी की बागडोर, आप लोगों की क्लासें और उसके बावजूद भी सर ने कभी वहां आने के लिए मुझे इनकार नहीं किया, कभी भी मना नहीं किया। दिन भर यहाँ पे क्लासें लेते और शाम को यहाँ से बैठ के सुबह 6 बजे वहां पे पहुंचते। वहां पर भी 12-12 घंटे क्लासेस, क्योंकि बड़े बड़े छोटे थे वहां पे, फिलोसफी निपटा नहीं है 6 दिन के अंदर, तो 12-12 घंटे क्लासेस लेके कैसे भी करके बच्चों को पढ़ाया। मैं मेरी जर्नी तो आप लोगों को परिचय इतना ही दूं। कल 3:30 पौने 4 बजे क्लास में था और सर का फोन आया। अमूमन दिन में फोन आता नहीं है क्योंकि सर भी व्यस्त रहता है, हम भी व्यस्त रहते हैं, तो मोस्टली बात 8 बजे के बाद ही होती है। तो 8 बजे का बात का मतलब और कुछ मत समझना आप लोग। तो मैंने सोचा सर का दिन में फोन आया तो मैं फ्री होके फोन करूं सर को। 6:30-7 बजे में क्लास से फ्री हुआ और 7-7:30 बजे गुरु को फोन किया तो सर ने कहा कि ऐसी बात है और अपनी वहां पे सर बुला रहे हैं, सर को बुलाया, तू आएगा क्या, कैसे करेगा। मैंने कहा सर अब आज का तो वाइफ अनुमति देगी नहीं, नाइट को निकलने की बात है, जब लड़के आप लोग बैठी हो तो थोड़ा सा सेंसिटिव है, नाइट को घर से नहीं जाना, कहाँ जाओगे। सुबह गुरु 3:30 बजे निकला डूंगरपुर से, 3:30 बजे निकला और यही एक ही गति से, एक ही स्पीड से 100-120 के आसपास, अभी 15-20 मिनट पहले दौड़ता भागता, जूते भी बाहर आके पहने और यहाँ आके पहुंचा। बस केवल एक ही मन में उद्देश्य था कि सर को बोलते हुए सुना नहीं, हम तो बैठते उस गुरु चेले के हिसाब से, समझ जाओ आप लोग। तो स्पीच जो स्टूडेंट के साथ देनी होती है, सर जो बोलते हैं वो सुनना बाकी रह गया था। आयोजकों ने बोला कि सर की स्पीच तो हो गई है, सर ने तो 5 मिनट में निवेद दिया बच्चों को और अब साथ बोल रहे डिसीजन लेना होगा, नहीं तो मामला निपटा रहा। तो फिर उस कंडीशन में मैंने मन में ये सोचा कि कैसे भी उस सर को तो एक बार कम से कम 1 घंटा, नहीं तो उससे कम थोड़ा 40-45 मिनट तो वापस बुलवाऊंगा। तो एक तो आप और मैं प्रॉमिस सर से ले रहे हैं कि एक बार सर वापस आपको उद्बोधन देना पड़ेगा मेरे लिए और इन सभी स्टूडेंट के लिए। 2012-13 में स्टूडेंट था मैं सर का, लगभग 1.5-2 साल सबसे बड़ा, और उसके बाद मैंने हिस्ट्री में PhD कर ली है। मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय हिस्ट्री में एक ही सीट थी गुरु उस समय मेरी, उस वाले में, और मैंने सेवानाथ का इतिहास लिखा। 3-4 बार जाने का मौका मिला वहां पे इस दौरान मुझे, और सेवानाथ की हिस्ट्री के नाम से यदि कोई बुक मार्केट में है तो नगेंद्र सिंह भाटी के नाम से होगी। डॉक्टर साहब मुझे ज्यादा अच्छा लगता नहीं है क्योंकि आजकल हर कोई उठाकर लोग पैसों से खरीद कर जो लागे लगाने लगे। आपको पता है कि लोग कहाँ से खरीद कर ला रहे हैं, और अखबार में कहते हैं कि फलानी यूनिवर्सिटी ने हमको सम्मानित किया और डॉक्टर की उपाधि दे दी है। तो नाम से ही आप लोग जाने मुझे। सर ने खूब सारी मोटिवेशन की बातें बता दी है। मैं सर का भी आभारी हूँ, सर अपने बिजी शेड्यूल निकाल कर यहाँ पे आए, इस मारवाड़ की धरा पर आप लोगों को संबोधित किया, स्पीच दिया, उसके लिए मैं सर का आभारी। आप खूब सारे स्टूडेंट सर से व्यक्तिगत रूप से भी जुड़े हुए हो, ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से, आप सबका भी तहे दिल से आभार। हम कोशिश करेंगे कि सर से टाइम लें और इसी टेंपल ऑफ हिस्ट्री के अंदर साइकोलॉजी की क्लासें पूरे बैच नहीं तो कुछ जो टॉपिक है वो सर से करवाएं। इसके लिए आप लोगों की तालियों की गूंज इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आपको बता रहा हूं कि ये सब अपना आकर्षित करें। तो ये मौका आपको दिखाने का नसीब करना पड़ेगा। दूसरा, मैं आप लोगों को 3-4 बातें बताता हूँ, ज्यादा मोटिवेशन स्पीच में देता नहीं हूँ। सर की तरह मैं भी सब्जेक्ट से सब्जेक्ट बात ही करता हूँ। क्लास में लड़के लड़कियां बोलते हैं कि सर आप लास्ट हंसे करते, ऐसा भी बोलते रहते हैं। तो सर से ही सीखे, तो सर बोलते बहुत कुछ है, हंसाते आप लोगों को, लेकिन खुद कभी भी हंसते, कभी भी आप लोगों ने क्लास के अंदर सर को
हंसते हुए खिलखिलाते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन आप लोग तालियां मार मार के एक दूसरे के पीठ पर हाथ मार मार के खूब सारे ठहाके लगाते हो, मैं भी उनमें से एक हूं। तीन चार बातें आप लोग प्यारे बच्चों सभी ने ध्यान रखना। एक तो कोई भी टॉपिक, कोई भी चीजें आप लोग पढ़ो तो आप लोगों को वो टॉपिक स्टार्ट कहां से करना है और वो टॉपिक एंड कहां पे होगा, उसकी एक समरी आप लोगों के माइंड में जरूर होनी चाहिए। आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि टॉपिक आप स्टार्ट कहां से कर रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है आप लोगों को, YouTube का वीडियो भी देख लिया, उसी मैटर को किताब से भी पढ़ लिया, उसी मैटर को क्लास नोट से भी पढ़ लिया, लेकिन टॉपिक खत्म हो ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं करें। आप सभी जब मैच्योर हो और उस मैच्योर की परिपक्वता को आप लोग इस हिसाब से दिखाओ कि आपको टॉपिक स्टार्ट कहां से करना है, तीन चार उसके पोर्शन अलग अलग बांट लीजिए और लास्ट में कंक्लूड कैसे करना है वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही आप सभी जने माइंड में डालें। जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे बात कर रहा हूं। एक बात तो ये आप लोग गांठ बांध, मेरी बात समझ में आ गई होगी मेरे से जो मैंने बोला। टॉपिक गांठ बांध लेना। सर ने खूब सारी मोटिवेशन की बातें बताई है, उसको लंबे समय तक हमेशा रखना है, लेकिन मैं आपको एस्पिरेंट्स के हिसाब से बता रहा हूं कि तैयारी करने वाला मैं आप में से ही हूं, इसलिए बता रहा हूं कि कैसे क्या माइंड में रखना है। स्टार्ट से लगाकर एंड तक आपको टॉपिक के तीन चार अलग अलग बिंदु बांट लें और टॉपिक को कहां से ले जाकर कहां खत्म करना है ये आप लोगों के माइंड में अवश्य होना चाहिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। अंडरस्टूड? समझ गए सभी जने आप लोग? थोड़े मुद्दों को अपन आपस में बात करके आकारे भर के ज्वलंत बनाए रखेंगे जिससे आप लोग बोरिंग नहीं हो, गर्मी का जो एहसास है वो लगे नहीं आपको। सुन रहे हो आप मेरी बातों को? या रविंद्र सिंह भाटी की तरह भारत माता का जयकारा लगाऊं? भारत माता की जय, भारत माता की जय, इतिहास जय भवानी सर। सुनो, एक तो बात ये आप लोग माइंड में रखना। दूसरा, ज्यादा आप लोगों के पास सोच नहीं होने चाहिए। जैसे ये लाइन सर ने भी बोली थी, मैं कॉपी कर रहा हूं, आप लोग इसको हमेशा ध्यान में रखना। किताबें खूब सारी इकट्ठी नहीं करनी है। आप लोगों को लिमिटेड सोर्स के साथ में, लिमिटेड मटेरियल के साथ में, लिमिटेड बिंदुओं पर ही आप लोगों को अपना टॉपिक बनाना है। ज्यादा मटेरियल होगा तो कंफ्यूज होगे और एग्जाम हॉल तक उन सब चीजों को ले जा नहीं पाओगे। फिर उसको इकट्ठा करने से सेंस किया। ये दो बातें ये माइंड में रखना। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, एग्जाम आने से कम महीना 2 महीना पहले आप लोगों के पास में आपके सिलेबस के शॉर्ट नोट्स जरूर होने चाहिए, जिसको आप लोग एग्जाम से 2-3 दिन पहले रिवाइज कर पाओ। आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं पूरी किताब एग्जाम से पहले रिवाइज कर लूंगा, जिंदगी में कभी नहीं होगी। आप लोगों को एक ही पेज के ऊपर पूरा मौर्यकाल, उसके छोटे छोटे से बिंदु, मौर्यकाल का टाइम पीरियड लिख लिया, मौर्यकाल के 3 राजा कौन से हुए वो लिख लिए, अंतिम शासक कौन से हुए वो लिख लिए, उसके बाद पर्टिकुलर राजा के नाम के हिसाब से कौन सी उपलब्धियां, कौन से काम है वो लिख लिए। छोटा छोटा कीवर्ड्स जिसको बोलते हैं ना, वो कीवर्ड्स आपको एक ही पेज के ऊपर, जिससे कि आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले वो सारे बिंदु जो की पॉइंट है वो आप लोगों को स्मृति में आ जाए, याद आ जाए, जिससे आपकी उस टॉपिक के ऊपर पकड़ बनेगी। समझ पा रहे? 3 बातें। एक चौथी बात अंत में, जैसे सर ने कहा, मैं सर की बात को काट तो नहीं सकता, इतना होता बेटा नहीं है मेरा, लेकिन थोड़ा सा उसमें या कट कॉपी ऐसा कुछ आप लोग मान सकते हो। सर ने कहा कि भय नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि एग्जाम में जा रहे हो और जिस एग्जाम को देने जा रहे हो डर नहीं है, सारा सिलेक्शन हो गई नहीं। जिस दिन एग्जाम हॉल में जाओ उस दिन सारा डर लगेगा कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इसका मतलब आप तैयारी करके जा रहे हो। आप थैला लेके बैग उठा के ऐसे निकल पड़ोगे कि क्या है और हम सीट भर के आ जाएंगे, तो मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा भयभीत होता है कि अपना क्या तैयारी तो थी नहीं, क्या खोएंगे, अपने पास था क्या जो फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। भय उसी को होता है जिस आदमी को, जिस स्टूडेंट को, जिस एस्पिरेंट को, जिस विद्यार्थी की तैयारी है वो आर पार करने के मूड में है कि यार इस बार आर लगेगी या पार लगेगी। डू और डाई वाले व्यक्ति हमेशा एक हल्का सा उस पतली सी दीवार, जिसको अपन भय नाम से थोड़ा ज्यादा बड़ा शब्द है, एक पतला सा माइंड में जरूर होना चाहिए कि यार पेपर कैसा आएगा, क्या होगा, कैसे करूंगा। माइंड में 3-4 चीजें पॉजिटिव ले, इसको भी किसी प्रकार का नकारात्मक दबाव स्वयं पर नहीं आने दें। एग्जाम का जो टाइम पीरियड है उसको लेकर के थोड़ा सा माइंड में कंक्लूजन लेके रखें। एग्जाम में सब हमेशा बढ़िया होगा, हमेशा अच्छा होगा। लास्ट बात, और एक लास्ट बात करके वापस आयोजकों को माइक थामूंगा। सरकारी नौकरियां सब कुछ नहीं है।
मैं कह रहा हूं कि सरकारी नौकरियां सब कुछ नहीं है, जीवन नहीं है आप लोगों का, जीना नहीं छोड़ना है उसके लिए। मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, हमारी कंपनी कुछ सीआर के अंदर काम कर रही है, पिछले 4 सालों में काम किया है हमने, और बच्चों के साथ न्याय कर रहे दबा के। आप लोग डूंगरपुर और बांसवाड़ा का कोई भी स्टूडेंट हो और उससे सर्वोदय का नाम लेके पूछ लेना, आपको कहेगा कि भाटी सर है, जोधपुर से आया है, बहुत शानदार काम कर रहा है वो, यही लाइनें बोलेंगे आपको। बस कहीं से भी नहीं पूछ लेना आप, इतना दावे के साथ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ। ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से रसगुल्ले वगैरह जो क्लास करवाते हैं ना, उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना, ध्यान रखना, ये कॉन्फिडेंस है। वो रसगुल्ले फूल पत्तियां बदल कहीं कहीं बिखर जाती है, पता ही नहीं चलता है ना। वो मतलब जो बेचारे तैयारी नहीं करने वाले लोग होते हैं, उनको बदलाने का काम करते हैं, भीड़ इकट्ठा करने का काम करते हैं, सिलेक्शन नहीं देते वो लोग। सिलेक्शन इन भवनारों में से, इन माताओं में से, इन बहनों में से, पीढ़ियों में से, इन बेटों में से निकलेंगे। सिलेक्शन वहां से ऑनलाइन वाले से, फूल पत्तियों वाली क्लासों से नहीं होंगे, ये लिखवा के ले लो आप लोग से। लास्ट में आपको लफ्ज़ों में कह रहा हूं कि सरकारी नौकरियां सब कुछ नहीं होता। आप परिश्रम, अपना प्रयास अंतिम समय तक कर लें। मैं कई बार क्लास में पढ़ाता हूं सर, बैठे सम्मानीय, गांधी जी का नारा है, आप लोगों में से कोई एक जवाब देना, जैसे मैं प्रश्न पूछूं आपसे। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, डू और डाई, करो या मरो का नारा है। गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि अहिंसा पे चलो, अहिंसा पे चलो। जो कम पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं या जिनको नई नई जानकारियां हुई है सब्जेक्ट के बारे में, वो ऐसा पूछता है मेरे से कि सर गांधी जी तो अहिंसा के बारे में बात करते हैं, करो या मरो, क्या मरो क्यों कह रहे हैं? आप लोगों में से ऐसा कोई जो इस बात को क्लियर कर पाए? क्या इस करो या मरो के अंदर कहीं आप लोगों को हिंसा की भावना या वायलेंस नजर आ रहा है? नहीं कहने वाले मेरी बातों को थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे, जवाब अगर देना चाहे तो पूरा सदन आप लोगों को सुनेगा। जिसमें नहीं बोला है कि नहीं इसमें करो या मरो, मैं उसी बात को डिस्क्राइब करूंगा। आप में से कोई स्टूडेंट बोलो ना, आप लोगों को पढ़ाना है आगे जाके, तो नेतृत्व तो करना ही पड़ेगा, आगे तो आना ही पड़ेगा। इस भीड़ में से आपकी आवाज जब बाहर आएगी तभी सिलेक्शन होगा। एक बार और भी गांठ बांध के सुन लो। उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं कि आपको या तो करना है या फिर मरना है। मरने का इन द सेंस समझे? या तो सर जीत कर आना है या हार के आना है, कहने का मतलब हार के नहीं आना है। हाँ जीत पीछे भाई साहब हाथ खड़ा किया, सर क्या कहना चाह रहे हैं? सब कुछ त्याग की भावना है। कि अगर कुछ करना है तो देश के लिए करो, आजादी के लिए। अगर बनना भी है तो जब तक नहीं बना तब तक देश के लिए। ठीक है, थोड़ा सा लास्ट वाली लाइन में अंश में ढूंढ पा रहा हूँ सही आंसर का। और कोई लड़कियों में से वीरांगना बैठी है, सब कुछ त्याग की मेरी झांसी की रानियां बैठी है। करने को प्रोत्साहित करना ही उनका मरने तक का वो नारा था। जैसे आप कुछ करोगे, आपको करने के लिए मोटिवेशन मरने तक का। सिंपल सी बात है। लास्ट बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपका प्रयास हो वो अंतिम समय तक होना चाहिए। अंतिम समय तक प्रयास करिए। गांधी जी ये कह रहे हैं, गांधी जी बिल्कुल भी मरने वाले का बिल्कुल ही प्रतीकात्मक शब्द है, प्रतीकात्मक प्रतीक है वो मरने का, कि जब तक आप लोग लास्ट तैयारी कर रहे हो वहां तक अपने कॉन्फिडेंस के साथ में, पूर्ण एकाग्र होकर, शांत मन के साथ में तैयारियां कर लो। और उसके बाद भी आपको लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपके लिए उसके अलावा भगवान की माता रानी खूब सारे रास्ते खोलेगी। आप लोगों को केवल इस सरकारी नौकरी के भरोसे और ये जो सुसाइड अपन सोचते हैं ना, मैं उनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट जैसे अभी बात करते करते रुंदन सर ने एक सब फ्यूज में लिया था, वो एक अंदर का जो भाव है वो अपने व्यक्ति के सामने आता है, किसी के सामने आता नहीं है। जैसे मैं कहानी आप लोगों को छोटी सी शॉर्ट में बता देता हूँ। अपने लोक देवता के बारे में सुना होगा, रामदेव जी के बारे में आपने। रामदेव जी के पिता अर्जुन जी पैदल गए थे द्वारकाधीश, बच्चा नहीं था, उनके वंशी थे अपनी भाषा के अंदर, और पैदल गए थे वहां से। तो पैदल गए तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने बाजरी के लड्डू बना के साथ में उसके अंदर डाल के और वो भेजे कि मेरे रास्ते में भूख लगे तो खाना, पैदल चल रहा है, रास्ता लंबा है। तो कहा जाता है कि जब वो द्वारकाधीश पहुंचे तो आप लोगों में से कोई द्वारिका गया होगा तो उनकी मूर्ति जो है वो प्रतिमा वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए
उसको लगा कि यार मेरा दुख, मेरा भगवान इसके लिए मैं इतना दूर आया और मैं रो रहा हूँ, ये वहां बैठा बैठा हंस रहा है, मुस्कुरा है। इतनी हिम्मत इसकी, इतनी मजाल इसकी। और तो कुछ पास में था नहीं, वो थैली में से बाजरी के लड्डू निकाले और मूर्ति पे मार दिए। इतने में पंडित जी पास में आवाज है, सभी तो पंडित जी आए और कहा कि भाई ठाकरा गए, दिमाग खराब हो गया, क्यों हो गया, यार क्या कर रहे हो ऐसे? तो वे देखा नहीं इसने, ये तो मेरी बातों पे हंस रहा है, मैं रो रहा हूँ उसके सामने, उसके लिए आया था मैं। तो उन्होंने कहा कि मन में सोचा कि पागल हो गए ठाकुर साहब, और इनको कह देता हूँ कि गर्मी का मौसम है, जेठ महीना है, भगवान समुद्र के अंदर विश्राम करने गए हुए। इतनी बात सुनी अजमल जी समुद्रिया में कूद पड़ा, सोने रातों महल देखा, हीरा बना खूब जड़ा। अजमल जी कूद गए समुद्र के अंदर और अंदर जाके देखा तो उन्होंने सोने का महल देखा और भगवान विष्णु अनंत सैया की मुद्रा पर सोए हुए और माता लक्ष्मी उनके पांव दबा लिए और उनके सिर के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। हाथ जोड़े कि भगवान आप तो इतने शक्तिशाली हो, पूरे द्वारका के नाथ, और आपके सिर पर चोट कैसी कि थोड़ी धारे जगह घोड़े भगत मारे लाडू ही मार दी। तो उनके सामने वो मतलब ऐसे रोने लगे, जो आप लोग बच्चियां भी आ रही थी सबके सामने रुंदन। तो किसी भी प्रकार को लेकर के आपको मानसिक रूप से मजबूत होना सबसे बड़ी बात है, और मानसिक रूप से मजबूती का सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं साक्षात जो ईश्वर का मेरे लिए तो दूसरा स्वरूप है। और मैं आप लोगों को कहता हूं कि यदि मैंने इतिहास का यदि ई भी सीखा और स भी सीखा, वो इस प्रतिमा से सीखा है। इस मानव के सामने जितनी दुविधाएं, जितने संकट, जितनी परेशानियां, जितने विकराल में सब निर्वास कम है, वो नहीं आए होंगे, वो शायद किसी के जीवन में नहीं आए होंगे। तो यही व्यक्ति संघर्ष की मेरे लिए तो अंतिम मिसाल है। मैं तो कभी कभी मोटिवेट डीमोटिवेट होता हूँ तो सर से बात कर लेता हूँ, तो उसी से मेरा पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप सभी को धन्यवाद, आप सभी आए, आप अपने अपने एग्जामों के अंदर सभी सफल हुए। आप लोग जरूर एक दिन अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने घर वालों का, अपने परिवारजनों का नाम रोशन करें और अच्छे अच्छे ओहदे पर पहुंचे, बड़े पदों पर पहुंचे। एक बात और आदत होती है लास्ट में, सर भी ऐसे कहते हैं एक लाइन और, एक लाइन और, एक लाइन और। आपको जानकारी होगी जो क्लास में पढ़ते होंगे उनसे, क्योंकि बातें माइंड में खूब सारी आती है, खत्म होती नहीं है। लास्ट बात करते हुए समाप्त करूंगा मेरी बातों को। जीवन के अंदर जब कभी भी हाथ में कुछ करने का आ जाए कि अब आप अपने हाथ से कुछ कर सकते हो तो जरूर करना। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा उदाहरण दूं। अभी कालीबाई का जन्म दिवस आया था डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। वीर कालीबाई का नाम आप लोगों ने भी हिस्ट्री में सुना होगा, रास्तापाल हत्याकांड हिस्ट्री में पढ़ते हो आप लोग। मैंने वीर कालीबाई के नाम से योजना चलाई और वहां पे जो भी एसटी बाहुल्य की ऐसी लड़कियां जिनके माता पिता नहीं है या वो विडो है, ऐसी 100 लड़कियों को मैं वहां मेरी सर्वोदय की कोचिंग में फ्री पढ़ा रहा हूँ। उनके लिए मैं चला रहा हूँ। अब मेरी सुबह 8 से लगा के शाम को 6 या 7 बजे तक रेगुलर क्लास होती है। 7-8 फैकल्टी और मेरे पास है और मैं पूरा दिन ही वहां पे उन क्लासों के अंदर बिजी रहता हूँ। अब ये जाके परमार्थ कहां तक पहुंचेगा और हमारे काम कहां तक रिजल्ट देंगे हमको अभी तक तो नहीं पता। 5 साल होने को आए हैं। मैं सर का आशीर्वाद आप सभी के समक्ष बैठे हुए और लेना चाहता हूं कि गुरु का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा तो मैं उस वागड़ क्षेत्र में और उस मेवाड़ क्षेत्र में और नए कीर्तिमान स्थापित करूंगा और नए अपने मुहिम स्टार्ट करूंगा, जिससे कि आप जैसे भाई बहन हमारे से या और जो गुरुजन है उनकी शिक्षा को ग्रहण करें और अपने अपने मुकाम को, अपने लक्ष्य को जरूर पूरा करें। धन्यवाद। जय हिंद।